अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस्लामाबाद लाइव स्टॉक फार्म की तरफ से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर जो चीज़ हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि बकरियों की हेल्थ के अंदर और बकरियों की ग्रोथ के अंदर बहुत अहम किरदार है उनके खुरों का, हूफ्स का। तो डॉक्टर साहब आज बना रहे थे ये, जब मैं आया हूँ तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि डॉक्टर साहब इस पर क्यों ना हम ऑडियंस से भी शेयर कर लें। तो हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि ये बनाना, खुर बनाना क्यों ज़रूरी है, और इसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं, और बनाना ज़रूरी है क्यों इनफैक्टली, और कितनी देर बाद, और जो भी इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो इनसे हम डिस्कस कर लेंगे। सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह खैर खरीद से। डॉक्टर साहब, ये क्या हथियार पकड़े हुए हैं आपने, और ये क्या कर क्या रहे हैं आप? ये वूफ ट्रिमिंग का हथियार है। ओके। जो बकरियां हम फार्म्स के अंदर रखते हैं स्टॉल फीडिंग पे, जी जी। जिनकी वाक बहुत कम होती है, हाँ। उनमें ये खुर बहुत जल्दी और बार बार ग्रो कर जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो चराई वाली बकरियां हैं शायद उनमें तो ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी, ठीक है। लेकिन जो बकरियां आप फार्म के अंदर रखते हैं ठीक है। उसमें कम अज़ कम 6 माह के अंदर एक दफ़ा आपको उनके खुर ज़रूर बनाने पड़ते हैं। ठीक है। तो हमें तो ज़्यादा टाइम हो गया, ठीक है। मसरूफियात की वजह से हम 6 माह में तो नहीं, हमें शायद साल बाद बना रहे हैं शायद ठीक कुछ है। बकरियों के। ठीक है। तो ये बढ़ बढ़ के खुर जो है ना, एक तो इनको खुर होते हैं नरम है फार्म वाली बकरियों के, ठीक है। तो ये आप अगर दिखा सकें ये बढ़ बढ़ के खुर इस तरफ दोनों मुड़ चुके थे। ठीक ठीक है। है। तो अब एक ट्रिम में आप इसको बिल्कुल सीधा तो नहीं कर सकते। ठीक ठीक है, है। अब इसको मल्टीपल ट्रिम्स करने पड़ेंगे, ठीक है। 2 या 3 दफ़ा में जाके ये काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। बैलेंस करना क्यों ज़रूरी होता है कि खुर जो है वो पूरे जिस्म का वज़न उठाता है। ठीक ठीक है। है। 60 किलो की बकरी है अगर, तो एक खुर के ऊपर 15 किलो वज़न आता है। ठीक है। ठीक है। तो 15 किलो वज़न जब एक खुर के ऊपर आता है और अगर उसकी नीचे से शेप प्रॉपर नहीं है और वो बैलेंस नहीं है, हाँ। तो ये जो गिट्टे का एरिया होता है, ये जो छोटी हड्डियाँ होती हैं जिनको गीटियाँ कहते हैं, ये सूजना शुरू कर देती हैं। ठीक है। असूलन तो ये है कि इन गीटियों के ऊपर बिल्कुल इक्वल बराबर वेट पड़ना चाहिए। ठीक है। ठीक है। लेकिन जब खुर नीचे से डी शेप होता है, बढ़ के वो एक तरफ टर्न होता है, तो कुछ गीटियाँ आज़ाद हो जाती हैं और जो बाकी बचती हैं सारा वज़न उनके ऊपर आ जाता है। ठीक है। ठीक है। तो जब आधी गीटियों के ऊपर ज़्यादा वेट पड़ता है तो वो सूजना शुरू कर देती हैं, स्वेलिंग शुरू कर देती हैं और उसमें दर्द होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। तो वो एक ऐसी तकलीफ़ है जो जानवर को हर टाइम 24 घंटे, जिससे जानवर जब भी उसने कदम भी उठाना है तो उससे उसका सामना करना पड़ता है। तो ये एक स्ट्रेस होती है जिसकी वजह से जानवर जो है, जिसके खुरों का मसला हो, वो खाता पीता भी कम है, दर्द की वजह से वो वेट भी लूज़ करता है और प्रोडक्शन भी कम देता है, जानवर परफॉर्मेंस नहीं देता पूरी। और बहुत सारी सूरतों में खुरों में अगर ज़्यादा मसले हों तो जानवर ब्रीडिंग पे भी नहीं आते स्ट्रेस की वजह से, कि ये कंटिन्यूस एक स्ट्रेस जिस्म पे रहती है दिमाग के ऊपर, तो उसकी वजह से हार्मोनल मैकेनिज्म भी काफ़ी डिस्टर्ब रहता है जानवर का, तो जानवर अपने टाइम पे ब्रीडिंग पे भी नहीं आता। जी, तो ये ज़रूरी होता है कि इसको इस हद तक सीधा करें कि दोनों के ऊपर वज़न बराबर आ जाए। ठीक है। ये अभी डी शेप्ड है, मज़ीद इसको भी हम नीचे नहीं जाएंगे ताकि ये ब्लीडिंग वगैरह ना हो। ठीक है। कुछ टाइम के लिए इसको छोड़ेंगे, तो महीने 1.5 महीने बाद हम इसको दोबारा एक दफ़ा फिर ट्रिम करेंगे, तो जो थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी इंशाल्लाह उसमें ये बराबर हो जाएगा। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, ये जो कहा जाता है कि जब बकरियां गब्बन हो तो ये नहीं करनी, तो ये इसमें क्या साइंस है? स्ट्रेस की वजह से, कि देखें अब इसको जानवर को पकड़ के आप खड़ा रखते हैं, काटते हैं, तो जानवर इससे जो है वो रेजिस्ट करता है। तो अगर खुदा न खास्ता गलत ट्रिम हो जाए तो जानवर उस पाँव से फिर कुछ टाइम के लिए लंगड़ा हो जाएगा। ऊपर से प्रेग्नेंट जानवर का वज़न भी ज़्यादा होता है, तो फिर कहते हैं कि अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट है, वो हूफ ट्रिमिंग वाली एक ट्रॉली आती है बकरियों की, वो इधर भी बन जाती है, अगर वो मौजूद है फिर तो मसला नहीं होता, फिर तो आप प्रेग्नेंट का भी कर सकते हैं। अगर वो नहीं है, अगर इसी तरह देसी तरीक़ों से करना है, गिराश आके और इस तरह पकड़ के तंग करके जानवर को, तो फिर अवॉइड ही करना चाहिए। तो वो कितने की बन जाती है ट्रॉली, डॉक्टर साहब, वो वाली? वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा हाल है 20-25 हज़ार की बन जानी चाहिए। ग्राइंडर वाइंडर होता है उसमें? उसमें नहीं, ग्राइंडर नहीं होता, वो बेसिकली रेस्ट्रेन करने के लिए होती है, हाँ। कि जानवर उसके अंदर लगता है, उसके दोनों साइड पे जालियाँ होती हैं, उसको आप क्लोज कर देते हैं ठीक है। और फिर वो पूरी व्हील के ऊपर होती है। ठीक है। क्लोज करने के बाद आप उस पूरे को घुमा देते हैं,
तो जानवर के पाँव एक साइड से बाहर आ जाते हैं। ओके। तो जानवर भी सुकून से उसके ऊपर पड़ा रहता है और आप आराम से पाँव साइड पे निकले होते हैं, तो एक ही बंदा जो है उसके ऊपर कंप्लीट हूफ ट्रिमिंग कर लेते हैं। बस दूसरा दिखाओ उधर। अब ये देखें, जैसे वो तो मैंने काफ़ी बराबर कर दिया था, अगर ये खुर आप देखें तो ना काटने की वजह से, ट्रिमिंग ना करने की वजह से ये खुर बढ़ता रहा है। जब ये अपनी एक ख़ास लेंथ से ज़्यादा बड़ा है तो ये मुड़ना शुरू हो गया। ठीक है, ये अब ये खुर पे डिपेंड करता है, वो अंदर का रुख इख्तियार करता है या बाहर का रुख इख्तियार करता है। जैसे इसने अंदर का रुख इख्तियार किया, तो अब क्या हो रहा है कि जानवर का वज़न यहाँ पे साइड पे, इसको हम कहते हैं हूफ वाल, जो खुर की बाहर वाली दीवार होती है, ये मेन वेट वज़न उठाने वाला एरिया होता है, ये मजबूत होती है। ठीक है, सारा वज़न तकरीबन इसके ऊपर आता है, वेट बीनिंग एरिया इसको कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये टर्न हुई है, ठीक है, डिसबैलेंस हो गई है। ठीक है, तो अब वेट इसके यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, पूरा खुर, अब जितने दिन हम इसको छोड़ेंगे ये खुर अंदर की तरफ मुड़ता जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये गीटियाँ आज़ाद होती जाएंगी और ये जो अंदर वाली गीटी है, ये जो साइड है, इसके ऊपर वज़न प्रेशर ज़्यादा आता जाएगा। ठीक है, और ये सूजना शुरू कर देंगी, दर्द शुरू कर देंगी। वैसे तो इसके पूरे खुर में ही दर्द होता है जब खुर इस हद तक बढ़ जाता है। ठीक है, इन जगहों पे जानवर के स्वेलिंग और पेन होती है। ठीक है, तो अब इसको हम 2 या 3 ट्रिम में इसको काट के इसका रुख दोबारा सीधा करेंगे। ठीक है, देखिए ये जो अंदर की तरफ मुड़ गया हुआ है ये प्रॉपर दोबारा सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक ये नहीं करेंगे जानवर स्ट्रेस और पेन में रहता है, और ना वो जानवर ग्रोथ अच्छी करता है, ना वो वज़न उठाता है, ना उसकी सेहत ठीक रहती है, ना वो प्रॉपर ब्रीडिंग करता है। ठीक है, तो फीड एफिशिएंसी भी वो जानवर नहीं देता, तो पूरी पूरी परफॉर्मेंस कंप्रोमाइज़ हो जाती है। इस खुर का बड़ा सख्त दर्द होता है, दाढ़ का दर्द और खुर का दर्द तकरीबन एक जैसे ही होता है। जितना दाढ़ का दर्द है जी, उतना ही खुर का उतने दर्द खुर का दर्द होता है, तो मतलब बहुत शदीद दर्द होता है इसका। तो बेसिक यही होता है कि ये जानवर को पेन से रिलीफ दें जानवर आपकी। और ये वैसे प्रैक्टिकली भी हमने देखा है, जिस जानवर के हम वूफ ट्रिमिंग करते हैं हफ्ते 10 दिनों में उसकी सेहत ही बदल जाती है। ये डॉक्टर वूफ ट्रिमिंग के लिए एक आम फार्मर खुद से कर सकता है या कुछ साइंस है इसके अंदर? बेसिकली तो साइंस तो है इसमें। वूफ ट्रिमिंग करने के लिए आपको खुर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो मालूम होना चाहिए, जो अनाटमी इसको कहते हैं। वूफ की अनाटमी का पता होना चाहिए कि कौन सा वूफ का कौन सा पार्ट जो है वो उसका क्या फंक्शन है, जो शक्ल और सूरत, उसको साख्त जिसको कहते हैं। ठीक है, जैसे इसकी अनाटमी की अगर बात करूँ, ये बाहर आउटर एरिया जो होता है ये हूफ वाल होती है। ठीक है, ये बाहर बाहर से घूम के ऐसे पूरे खुर के चारों तरफ होती है। ठीक है, लेकिन ये जो आउटर होती है ना, ये साइड होती है हूफ वाल की, ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, जानवर का मैक्सिमम समझे कि वज़न ये पार्ट बर्दाश्त करता है। ठीक है, फिर इसको टो कहते हैं, सॉरी इसको हील कहते हैं, हील एड़ी जो होती है। ठीक है, ये हमेशा, हाँ, ये नरम होता है। ठीक है, सॉफ्ट होता है ये, इसको ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ठीक है, ये नरम हिस्सा है। ठीक है, तो नीचे जो चीज़ आती है, कोई ऊंच नीच आती है, तो ये बतौर शॉक एब्जॉर्बर ये काम करता है कि जो भी छोटा मोटा प्रेशर है डायरेक्ट इन गीटियों के ऊपर नहीं आता। ठीक है, तो ये हील होती है और ये इसको टो कहते हैं। ठीक है, जानवर जब कदम उठाता है तो इस एरिया पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। ठीक है, अगर ये ज़्यादा लंबी होगी, ठीक है, तो जानवर जब कदम उठाएगा यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, तो इधर से किसी गीटी पे जाके प्रेशर पड़ेगा, यहाँ तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसकी भी खास लेंथ होती है। ठीक है, प्रॉपर शेप के अंदर। ठीक है, जितनी एक्स्ट्रा है। अगर इसकी मैं बात करूँ तो मेरा ख्याल है इसकी जो इतनी टो है ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये इसकी हूफ की प्रॉपर शेप बनती है। ठीक है, ये से ऊपर ये इतनी एक्स्ट्रा है। ठीक है, लेकिन ये मैं 1 ट्रिम में नहीं काटूंगा। अगर 1 ट्रिम में काटूंगा तो क्या होता है, जब इसको लंबे अरसे के लिए छोड़ते हैं तो इसमें ब्लड वेन्स आ जाती हैं, रगें आ जाती हैं। ठीक है, तो अगर अभी से काटूंगा सारी तो ब्लीडिंग हो जाएगी। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी इतनी सी काट दूंगा, थोड़ा सा बैलेंस कर दूंगा, महीने डेढ़ बाद इसको बिल्कुल बैलेंस कर दूंगा। ठीक है, ये अब सारी हूफ वाल है, ये सारी हूफ वाल की एक्स्ट्रा ग्रोथ है। ठीक है, इसकी हील जो है, जो इसका सोल है वो सिर्फ यहाँ तक है। ठीक है, ये सारी तकरीबन आधी पौनी इंची जो है इसकी वाल ग्रो की हुई है। ठीक है, तो इसी वाल को ट्रिम करना होता है आपने। ठीक है, इसको सोल को आप ज़्यादा नहीं छेड़ते। ठीक है, दूसरा टूटा हुआ है। हाँ, ये टूटा भी है आगे से, ये इसकी नहीं टूटी, इसकी टूट गई है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर वजन आता है जब जानवर कदम उठाता है, तो ये इसमें वियर टियर होती रहती है, ओवर प्रेशर की वजह से टूट गई है। डॉक्टर साहब, ये नमाज को नहीं सिखाया आपने?
नवाज भी कारीगर है, बना लेता है, बहुत अच्छा खुर बनाता है नवाज भी। फिर तो ये नवाज इतना खुर नहीं था आगे बढ़ना चाहिए है। उसमें सलके को टाइम ही नहीं ना मिला। टाइम मिलेगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। व्यूअर्स, जिस तरह आपने देखा, हमने कोशिश की ये बताने की आपको कि इसके क्या क्यों ज़रूरी है, क्या नुकसान होते हैं, इसकी बेसिक एनाटमी है क्या। वैसे तो ये डॉक्टर साहब कर रहे हैं, मेरा दिल कर रहा है कि मैं दिखाता रहूँ। थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग। ये डॉक्टर साहब, ये गंद अंदर क्या है? ये गंद है, गंद ये एक्सपीरियंस के साथ आता है आपको कि कौन सा हिस्सा कितना काटना है, ठीक है। ये भी मैं तो ऐसे ही बगैर देखे मैंने काट दिए, लेकिन आपने ऐसे नहीं काटना। पहले नीचे के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना है कि कहीं के कच्चा खोर तो नहीं आना शुरू हो गया, ठीक है। फिर आपने इसको काटना है, ठीक है, जब तक कि आप इसमें आपको एक्सपीरियंस ना हो जाए, ठीक है। ये अब ऊफ वाल मैंने साइड से काट दी है, ये जो घूमी हुई थी अंदर से, ठीक है। अब मैंने इसका सिरा एक्सपोज कर दिया, ठीक है। अब इस पे वजन आता रहेगा तो ये सीधी हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह इस खोर की भी बाहर की तरफ घूमी हुई थी, तो जो अंदर की तरफ टर्न होती है उसको सीधा करना ज़्यादा मुश्किल होता है। ये क्योंकि बाहर की तरफ टर्न है तो ये बड़ी आसानी से सीधी हो जाती है, इसका इतना मसला नहीं होता। ये ऑलमोस्ट आप देखें कि बेसिकली जो बैलेंसिंग होती है। अच्छा, ये जो रेड स्पॉट्स आते हैं ना, इनसे नहीं घबराना। ये अक्सर रेड स्पॉट्स आ जाते हैं, बंदा कहता है ब्लड आ गया, ये होता ब्लड है, लेकिन ये जब इसका खुर बढ़ रहा होता है ना, उस दौर में ये इंजरीज होती हैं छोटी मोटी, जिसकी वजह से ये अंदर क्लाट बनते हैं और फिर ये उधर ही सूख जाते हैं, ठीक है। तो ये है एक्स्ट्रा ग्रोथ, ठीक है, लेकिन ये है कि ये इसको अगर आप ब्लड समझ के छोड़ देंगे तो फिर कभी भी आप खुर बराबर नहीं कर सकेंगे। ये छोटे छोटे क्लाट्स अक्सर आ जाते हैं, ये ऊफ के किसी पार्ट में भी आ जाते हैं, उसमें आपने फ़र्क करना है कि ये ब्लड वेन है या क्लाट है कोई। ठीक हो गया। ये ऑलमोस्ट अब तकरीबन आपने खोर को यहाँ से पकड़ना है गीटियों से, ठीक है। ये गीटियों से पकड़ें और अगला खोर आज़ाद छोड़ें, ठीक है, और फिर देखें कि कहाँ से कितना डिस्टेंस है, ठीक है। अब देखें, इसको अगर बराबर करें तो ये हील थोड़ी सी ज़्यादा है, ये कम है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा और मज़ीद ट्रिम करके हील बराबर करूँगा, ठीक है। फिर मैं आगे से देखूँगा इधर से, ठीक है। ये देखिए ऊपर वाला सिरा बराबर है, आगे से ये तकरीबन बैलेंस है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मैं इसको थोड़ा सा बैलेंस कर दूंगा तो वज़न जो है बराबर हो जाएगा इसका। किसी एक पाँव पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया सर, छोड़ो, बहुत शुक्रिया। छोड़ें जरा, अब इसको छोड़ दो। चले, अभी ये मैक्सिमम एक ट्रिम और में ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। सेट हो जाएंगे जी, ठीक हो गया। ओके व्यूअर्स, बहुत शुक्रिया आपका, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। जी शुक्रिया जी।